Hello friends, welcome back to another video of the biomolecules. This is the second lecture of the biomolecule. In first lecture we will discuss about the introductory part of the chapter and how to analyze the chemical composition of living things, है ना? Now we will discuss about average composition of the cell और living things, है ना? अपन को आज डिस्कस करना है क्या कि एक एवरेज जो भी हमने कैसे एनालिसिस करना है वो हमने तरीका देखा। अब हम ये देखेंगे कि क्या एवरेज कंपोजिशन है हमारा लिविंग थिंग्स का, है ना? जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं या हम जिसे लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेल्स, है ना? तो एक्चुअली हमें सेल का कंपोजिशन देखना है, वो एवरेज कंपोजिशन देखना है, ठीक है? क्योंकि एक एवरेज कंपोजिशन हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे अपन को ये वर्ड समझ लेना है कि यहाँ पे हम एवरेज कंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि सेल्स हमारी जो होती हैं वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में या डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स में अडॉप्टेड है ना? उनका अलग अलग रोल है। तो उन एडोप्टेशंस के अकॉर्डिंग उनके केमिकल कंपोजिशन में भी वेरिएशन आता है, देन वो एडोप्टेशन आता है, ठीक। यहाँ एवरेज कंपोजिशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें एक एवरेज सेल, एक जो हमारा नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके कंपोजिशन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो अपन देखेंगे, है ना? और उनका क्या परसेंटेज है टोटल सेलुलर मास का। मीन्स हम कुछ सेल्स लें या फिर हम सिंगल सेल लें, उस सेल के मास के में कितना परसेंट उस उन कंपनी इन कंपोनेंट्स का बात है, कितना परसेंटेज वो पार्ट बना रहा है। जैसे हम वाटर का बात करें तो हमारा सेल के अंदर इनका परसेंटेज होता है 70 to 90%। कितना? ये अपन को हमेशा याद रखना है, 70 to 90% पार्ट ऑफ द सेल इज द वाटर, so that we will continuously intake water sufficient, है ना? सफिशियंट अमाउंट में हमें अपन को वाटर हमेशा कंज्यूम करते रहना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। देन और सेल के अंदर हमारा वाटर का कंपोजिशन अब अपन के सामने है, ये कितना है, 70 90% है। देन हमें अपन को याद होना चाहिए, यहाँ से हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर हम इतना परसेंट वाटर सेल के पास है तो हमें वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम भी करना होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज द प्रोटीन दैट फॉर्म्स 10 to 15% ऑफ द सेल। देन कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेक्स 3% ऑफ द सेल, 3% part of the cell. Lipid forms 2% part of the cell. Nucleic acid forms 5 to 7% part of the cell. And ions, है ना? आयंस हमारे 1% और लेस देन 1% पार्ट बनाते हैं सेल का टोटल जो उनका मास है, सेलुलर मास है, ठीक। तो ये कंपोजिशन अपन को याद रखना होगा, ठीक है, क्या कंपोजिशन है एक, है ना? अब अगर हम बात करें कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल क्या है, दैट इज द वाटर। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट है, ठीक। पहला क्वेश्चन कुछ तो इस तरह से, एक तो कभी कंपोजिशन का अपना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, एंड देन मोस्ट अबंडेंट कौन है, लीस्ट अबंडेंट कौन है, ठीक। और लीस्ट अबंडेंट की अगर हम बात करें तो हम आयंस की बात करेंगे, बट आयंस बहुत हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फेरस आयन, जो भी आयंस हमें हम सेलुलर सेल्स के लिए नेसेसरी हैं, ऑल आयंस आर देयर, है ना? वो लेस देन 1% एंड नियर अबाउट 1% में ही बनाते हैं। तो लीस्ट अबंडेंट ये हमें याद रखना है ना? लीस्ट अबंडेंट, ठीक। और अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दे ऑल आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सभी हमारे क्या हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन का कैटनेशन से कार्बन एज अ प्राइमरी एलिमेंट है इनके पास, तो ये ऑर्गेनिक हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर एंड आयंस, noted carefully, water and ions are the inorganic part of the cell,
ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल है या फिर कंपोनेंट ऑफ द सेल है। एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सेल या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कई बार क्वेश्चन बनता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, देन क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्या होगा, प्रोटीन होगा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक। एंड देन लीस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, देन हमें याद रखना है दैट इज द लिपिड। यहाँ 2% है तो लीस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट का, इनऑर्गेनिक को छोड़ दिया जाता है ना। ऑर्गेनिक कंपोनेंट का अगर हमें सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, प्रोटीन। एंड देन प्रोटीन के बाद क्या है, 5 to 7% हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड। एंड देन इससे कम क्या है, 3% हमारा कार्बोहाइड्रेट है। एंड लीस्ट अबंडेंट इज द लिपिड। कौन है, लिपिड है। तो ये अपन एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है इधर, और इधर अपन का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। दोनों ऑर्डर अपन को ध्यान में रखना है। प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड लिपिड इज द लीस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं सेल के कंपोजिशन पर, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। एंड देन जो हमारा, ये तो हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर ली। इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारा क्या है, वाटर है, आयंस हैं, वो हमारे सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट एक पॉइंट हमने लिखा है कि अपन को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो हैं, जो हम अपनी बात कर रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हमारा वाटर है, आयंस हैं। इनके अलावा कुछ कंपाउंड्स और प्रेजेंट होते हैं। Inorganic elements and compounds are also present in living organism, है ना। यहाँ जैसे हम वाटर देख रहे हैं, आयंस देख रहे हैं, और भी कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इनके साथ, वाटर भी, आयंस भी, एंड सम अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर टिश्यू और सेल, है ना, बोलेंगे। और इन हमने तो ऑर्गेनिक का एनालिसिस कर लिया। इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक जो हमारा पार्ट है सेल का, उसकी स्टडी करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हमें एक दूसरी टेक्निक का इम्प्लीमेंट करना होगा। दूसरी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एस एनालिसिस टेक्निक। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एस एनालिसिस टेक्निक। एस का मतलब होता है राख, ठीक। अब इस राख का मतलब क्या है, एक्चुअली हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमें राख जैसा कुछ मिलता है। तो यहाँ पे वही हमारा टेक्निक है कि हम बर्निंग की प्रोसेस से कुछ देखते हैं। अब इस एस एनालिसिस टेक्निक को हम समझेंगे तो हमें फाइनली ये राख जैसा कुछ कंपोनेंट मिलेगा। वही हमारा क्या बनाता है, इनऑर्गेनिक जो हमारा कंपोनेंट है लिविंग सेल का या टिश्यू का, उसको हम बोलते हैं। क्या करना है अपन को, सबसे पहले टेक अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर टिश्यू। अपन को पहला स्टेप पे क्या करना है, कुछ हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना है या फिर उसका कुछ हिस्सा, टिश्यू लेना, टिश्यू ही लेंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कम्प्लीटली हम नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, छोटे ऑर्गेनिज्म है तो ठीक है, बड़ा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो टिश्यू ले लेते हैं हम। एंड देन वे इट, उसका हमें भार पता कर लेना है, उसको हमें वे कर लेना है बैलेंस की मदद से, है ना। एंड देन जो वे करके हमें जो वेट, जो वैल्यू हमें मिलेगी, जैसे हमने कोई टिश्यू लिया लिविंग लिविंग कंडीशन से और तुरंत हमने उसको वे किया, जो भी वेट हमें मिलेगा उस फ्रेश लिविंग सेल का, या टिश्यू, सेल नहीं बोलेंगे, टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड वेट वेट। उसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेट बोलेंगे, है ना। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको क्या बोलेंगे, वेट वेट। एंड देन ड्राई इट प्रॉपरली, इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। कहाँ ड्राई करेंगे, पहले तो हम सनलाइट में उसको ड्राई करेंगे प्रॉपरली, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए हम उसको एक्सपोजर कंडीशन में छोड़ देंगे, है ना, सनलाइट में, जैसे प्रॉपरली सनलाइट उनको उसको मिलता रहे। देन जो भी उसके अंदर वाटर कंटेंट होगा, उस लिविंग सेल में हमने क्या देखा, 70 to 90% वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो जो वाटर कंटेंट होगा, देन दैट ऑल वाटर कंटेंट्स आर इवेपोरेट, यहाँ पे ड्राई इट प्रॉपरली, दैट रिजल्ट्स ऑल वाटर इवेपोरेट्स।
जो भी वाटर कंटेंट होगा उस लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इवेपोरेट हो जाएगा। एंड अगेन वे इट, है ना, इसको हम क्या करेंगे, उसको फिर से उसका वजन हमें पता कर लेना है। ठीक, अब जो हम उसको ड्राई करके वे करेंगे और हमें वेट जो पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट, है ना। 100% वाटर, यहाँ पे अपन को एक बात याद रखना है कि जो हम यहाँ ड्राई कर रहे हैं, है ना, ड्राई करके हम उसका जो वेट निकाल रहे हैं, इस ड्राई करने से 100% वाटर तो नहीं निकलता लिविंग टिश्यू से, हाँ, बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज इवेपोरेट्स फ्रॉम द टिश्यू, लिविंग टिश्यू, ठीक है। और बट कुछ क्वांटिटी में वाटर हमारा प्रेजेंट होता है, बहुत कम क्वांटिटी होगी, है ना, बहुत कम होगा। बट इस वाटर के साथ या हम ड्राई करने के बाद जो हम वेट करेंगे उस लिविंग टिश्यू का, उसको हम बोलेंगे क्या, ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू। वो क्या है, ड्राई वेट कहा जाता है। एंड देन ड्राई वेट हमने पता कर लिया। हाँ, हमें यहाँ दोनों चीज़ों को वेट करके पता कर लेना है। जो हमारा वेट वेट होगा, इधर लिखते हैं, है ना, जो वेट वेट होगा, जैसे हमने पहले लिया, हमारा टिश्यू है 100 ग्राम का, कितना, 100 ग्राम का, मान लिया हमारा जो लिविंग टिश्यू लिया फ्रेश, दैट इज 100 ग्राम। एंड इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, वो हमारा वेट वेट हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक। इसको ड्राई किया और देन इस 100 ग्राम से अब जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट, ठीक। इस ड्राई वेट को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, मान लेते हैं हम हमारा कि 80 ग्राम वाटर है, कितना, 80 ग्राम वाटर है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, तो कितना बचेगा, 20 ग्राम ड्राई वेट हो जाएगा। इस टिश्यू का क्या हो गया, 20 ग्राम इज द ड्राई वेट, ठीक। अब इस ड्राई वेट को, इस हमें ड्राई वेट को क्या करना है, कंप्लीटली बर्न करना है। कंप्लीट बर्निंग के लिए हमें क्या करना होगा, क्या इंश्योर करना होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक, ऑक्सीजन की सप्लाई हमें इंश्योर करना होगा, क्योंकि कंप्लीट बर्निंग के लिए, बर्निंग की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। एंड देन अगर हमें कंप्लीट बर्निंग करना है, देन हमें क्या चाहिए होगा, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन कंप्लीट बर्निंग विल बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट बर्न करेंगे, जिसे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे या फिर कंप्लीट कंबस्शन भी बोलेंगे, ठीक। तो कंप्लीट बर्निंग के बाद, जो कंप्लीट बर्निंग कर लिया हमने, किसका, जब हमने इसका ड्राई वेट जो हमारा निकला, कितना, 20 ग्राम ड्राई वेट है, उस 20 ग्राम ऑफ टिश्यू जो हमारा बचा, उसको हमने क्या करा, बर्न किया। बर्न किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन हमारा प्रॉपरली सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक। तो इसके देखिए, हमने पहले ही बोला कि 100% वाटर तो हमारा इधर से इवेपोरेट तो होता नहीं है, कुछ परसेंट वाटर बचा होगा। तो वो जो रिमेनिंग वाटर है, जो इस ड्राई वेट में रिमेनिंग वाटर है, वो बर्निंग की प्रोसेस के दौरान, जब हम बर्निंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वो हमारा वाटर क्या कर जाता है, इवेपोरेट हो जाता है फिर से अगेन। जो रेस्ट ऑफ द वाटर ड्राई वेट में प्रेजेंट होगा, दैट इवेपोरेट अगेन। एंड नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है सेकंड, ये तो हमारा वाटर जो बचा हुआ था ड्राई वेट में, वो इवेपोरेट हुआ। एंड जितना भी उस ड्राई वेट में जो 20 ग्राम हमारा बचा हुआ था ड्राई वेट, उस 20 ग्राम में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो हमने कंपोजिशन में देखा, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अपना हमारा फैट और न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, दे गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट अगर बर्निंग हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एंड जो भी इस 20 ग्राम का हम मान लेते हैं कितना, नियर अबाउट 18 ग्राम, कितना, 18 ग्राम हम मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे, है ना। 18 ग्राम आई थिंक
एक एवरेज वैल्यू हम 17 ग्राम मान लेते हैं, लगभग 1 ग्राम हमने वाटर यहाँ मान लिया, अगेन वाटर जो ये इवेपोरेट हुआ 1 ग्राम हमने मान लिया, एंड देन 17 ग्राम हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो बचा कितना, लगभग 2 ग्राम, कितने बचे, 2 ग्राम। 20 ग्राम से कितना, 17 एंड 1 18 हो गया, 18 ग्राम तो हमारा निकल गया, बचा कितना, 2 ग्राम बचेंगे, दैट विल बी रेमिनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, रेमिनेंट। ये 2 ग्राम जो बचा दैट इज द रेमिनेंट, ये हमारा क्या है, रेमिनेंट है, और यही इसी को हम बोलेंगे एस, है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, राख। ठीक, अब ये जो एस है इसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड तो नहीं होंगे, एलिमेंटल कंडीशन में आ जाते हैं सारी चीजें, ऑल आर इनऑर्गेनिक, ऑल आर इनऑर्गेनिक। हाँ, हमें ये इंश्योर करना होगा कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन अगर हम इंश्योर कर ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, एस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ही हैं सभी, ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमारे जो होंगे उस लिविंग टिश्यू में या फिर सेल में, वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे इस रेमिनेंट में, जिसे हम एस बोल रहे हैं, द रेमिनेंट इज कॉल्ड एस। ठीक, इसमें क्या है, ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उसी रेमिनेंट में प्रेजेंट होंगे, एस में प्रेजेंट होंगे, ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस एस। ठीक, तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो कहाँ होंगे, एस में प्रेजेंट होंगे। एस एनालिसिस इसलिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं, इस टेक्निक का नाम इसलिए क्या रखा गया, एस एनालिसिस टेक्निक। ठीक, क्योंकि एस में ही सारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। ठीक, एंड यहाँ पे एक पॉइंट अपन को नोट करके लिखा है हमने, इसको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द, या फिर हम ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात किया जो कि एस में प्रेजेंट होगा, बट इसके साथ साथ इधर अपन को जो हमने पहले देखा था लिविंग टिश्यू को, जब स्टडी करते हैं कैसे एनालाइज करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो हमने दो पार्ट में देखा था, एक एसिड सॉल्युबल और हमारा एक दूसरा एसिड इनसॉल्युबल, है ना, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट। उधर फिल्ट्रेट वाले पार्ट में या एसिड सॉल्युबल जो पार्ट हमारा था उसमें भी कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सल्फेट के फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम का फॉस्फेट है, मैग्नीशियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का फॉस्फेट है ना। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, एसिड सॉल्युबल प्रोपोर्शन में, जो लिविंग टिश्यू का हमारा पहले टेक्निक से हमने देखा था। ठीक है, वो जिसे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। तो वहां भी कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इधर एस एनालिसिस से जो हमारा एस मिल रहा है इसमें सभी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक, दो चीजें अपन को ध्यान में रखना है कि जो फिल्ट्रेट है उधर भी कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, इधर जो हमारा एस है इधर भी कुछ, क्या, सभी एलिमेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है एस एनालिसिस की बात खत्म, है ना। और उसके बाद अपन को एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस देखें, जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करी, तो अगर हम यही एलिमेंटल एनालिसिस से देखा जाता है लिविंग टिश्यू को, उसके एलिमेंट की हम एनालिसिस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सारा लिविंग टिश्यू हमारा किससे मिलकर बना है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है ना, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये इस बहुत सारे एलिमेंट से ही सभी तरह का हमारा क्या है, लिविंग टिश्यू या लिविंग वर्ड बना हुआ, लिविंग थिंग्स बनी हुई है। ठीक है, अब यहीं पे अपन आज हम लोग एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन, लिविंग टिश्यूज में ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका कितना प्रोपोर्शन है, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है ना, और वही एलिमेंट हमारे नॉन लिविंग थिंग्स या हम अर्थ क्रस्ट, जो कि हमारा मेन
इस नेचर का नॉन लिविंग थिंग्स है, अर्थ क्रस्ट में वो एलिमेंट किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, मींस लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग करेंगे किसके बेसिस पर, एलिमेंटल बेसिस पर। एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट, जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना अर्थ क्रस्ट में है, कितना लिविंग थिंग्स में है ना। हाइड्रोजन कितना अर्थ क्रस्ट में है, कितना लिविंग थिंग्स में, ऑक्सीजन कितना अर्थ क्रस्ट में है, कितना लिविंग थिंग्स में, मीन्स हमें एलिमेंटल बेसिस पर वो कंपैरिजन करने हैं। ठीक, तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।